किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मखाना की खेती से किसान होंगे मालामाल। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, मखाना की खेती अपने राज्य के भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय किसान इसकी रोपाई के काम में लगे होंगे। तो मखाना की रोपाई करते समय आप किन किन प्रबंधनों को अपनाएं और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IS सिंह। मखाना पानी की एक घास है जिसे कुरूपा अखरोट भी कहा जाता है। ये बिहार के उथले पानी वाले तालाबों में बढ़ने वाली घास है। इसके बीज सफेद और छोटे होते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच मखाना के बीजों की बुआई तालाबों में होती है। पानी की निचली सतह पर बीजों को गिराया जाता है। अधिक पानी वाले गहरे तालाब मखाने की खेती के लिए सही नहीं होते। कम और उथले पानी वाले तालाबों में 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बीज गिराए जाते हैं। मखाना के जो प्रभेद की जहाँ तक बात की जाए तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि मखाना के 2 प्रभेद अभी हमारे राज्य में उपलब्ध है। यही 2 प्रभेद पूरे राज्य या पूरा देश में जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है वहाँ दी जाती है। उसमें से एक प्रभेद हमारे दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र से है। सबसे पहला प्रभेद जिसका नाम है स्वर्ण वैदेही और दूसरा प्रभेद आपको मिलेगी वो है सबौर मखाना 1। ये 2 प्रभेद में कोई भी प्रभेद जो नियर बाय वहाँ के नज़दीक के ज़िले हैं, वहाँ के ज़िले के वहाँ के जो किसान हैं पास के, वो वहाँ से ले सकते हैं और दरभंगा मधुबनी के किसान जो हैं यहाँ दरभंगा से लेकर के किसान ले भी गए हैं और ले जा सकते हैं। फील्ड प्रिपरेशन के जहाँ तक बात है कि किसान भाई को ये भी बतानी होगी कि बीज तो हमारे यहाँ से ले गया, लेकिन जैसे नर्सरी पहले तैयार करेंगे तो नर्सरी में 3 कट्ठे की नर्सरी होगी, उसकी गीली जुताई करेंगे। जैसे धान के लिए आप नर्सरी तैयार करते हैं ठीक उसी प्रकार से उसकी भी तैयारी करेंगे, लेकिन उसके साथ वहाँ पर गीली जुताई करने के समय में आपको 2.5 kg प्रति कट्ठे के हिसाब से यूरिया रहेगा, 2 kg DAP और 1 kg पोटास। ये आपको उस समय गीली जुताई के समय देनी है। लेकिन 2.5 kg जो यूरिया बताए उसको आपको 1/3 देना है गीली जुताई के समय और बाकी 2 भाग जो है फिर उसके लगाने के 2 महीने 1.5 महीने बाद एक बार देंगे, फिर उसके 2 महीने बाद देंगे। तो 3 बार में आपका जो नाइट्रोजन का डोज पड़ेगा, यूरिया का डोज पड़ेगा,
तीन भाग में बांट देने के बाद, और डीएपी और पोटास को उसी समय गीली जुताई में दे देनी है। दूसरा, गीली जुताई के समय में उसमें कीड़े बाद में जड़ में कम लगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ नीम की खली भी, जो कि जिसकी की मात्रा महुआ की खली मिल जाए या करंज की खली मिल जाए, तो उसकी कुल मात्रा मिला के होनी यही चाहिए कि 8 क्विंटल ये जो खली है उसका प्रति हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर की दर से रेट में हमको 3 कट्ठे में, या जो नए खेत तैयार करेंगे जहाँ पर कि फिर हम पौधा निकाल के लगाएंगे उसकी भी इसी तरह से गीली जुताई और ये खली, और थोड़ा उसमें आपको जो डालना है कि नीम का तेल भी डाल सकते हैं गीली जुताई करने के समय, तो उससे भी थोड़ा पेड़ में जो पौधे हैं जड़ हैं उसमें कीड़े नहीं लगते। 1 हेक्टेयर तालाब में 80 किलोग्राम बीज बोए जाते हैं। अगर खेत में मखाने की खेती करनी है तो इसके लिए सबसे पहले खेत की गहराई जुताई कर लें। इसके बाद खेत में फसल अवशेष और खरपतवारों को निकाल कर बाहर कर दें और 2 से 3 जुताई करने के बाद खेत में 2 फीट तक पानी भर दें। इसके बाद तैयार पौधों की खेत में रोपाई करें। और पानी का मात्रा यदि जुताई कर लिए तो जुताई के बाद उसमें पानी दे देंगे, और पानी देने के बाद 2 दिन बाद आप उसमें रोपाई करें। और पानी की जो मात्रा रखनी वो 1.5 फीट से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नर्सरी से पौधे लगाएंगे मुख्य खेत में जाके, जहाँ पर जैसे कि धान को नर्सरी से निकाल के लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मखाना के पत्ते जब एक रोटी के चौड़ाई के आकार के हो जाए तो उसको वहाँ से निकाल करके आप मुख्य खेत में लगाएंगे। तो मुख्य खेत में लगाने का तरीका है कि पौधे से पौधे की दूरी भी 1.25 मीटर रहेगी और कतार से कतार की भी दूरी 1.25 मीटर मेंटेन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि पौधे को विकास करने का उसमें पर्याप्त जगह मिलेगा और पौधे में फल भी अच्छे आएंगे, फूल भी अच्छे आएंगे और आपका फाइनली जो पैदावार है वो ज़्यादा अच्छा है। रोपाई के बाद फसल की बढ़वार ठीक तरीके से होती रहे, इसके लिए समय समय पर फसल में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। रोपाई के बाद 2.5 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम डीएपी और 1 किलोग्राम पोटाश प्रति कट्ठा की दर से खेत में डालना चाहिए। अक्सर मखाने की खेती में कई प्रकार के खरपतवारों की समस्या रहती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत की तैयारी समय ही 2,4-D3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। खड़ी फसल में काई की समस्या से बचने के लिए कॉपर सल्फेट 20 ग्राम को पोटली बनाकर खेत में 5 से 6 जगहों पर डाल दें। इससे हरी काई की समस्या कम होती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्र में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट और रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है, तभी फसल से अच्छी पैदावार होती है। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मौर्य से। हाँ, जिन किसान भाइयों ने सितंबर अक्टूबर के महीने में अपनी परवल की फसल लगा रखी होगी वो इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी। इस समय होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि जितने भी पौधे हैं उसके 1 फीट पेरीफेरी यानी 1 फीट वर्गाकार के आकार में हमको थाला बनाना है और पर थाले में हमको डीएपी 20 से 25 ग्राम और उसमें नीम की खली 250 ग्राम यानी 200 से 250 ग्राम नीम की खली डालते हैं और उसमें बालू डालते हैं। बालू इसलिए डालते हैं उस थाले में कि अगर वहाँ की मिट्टी थोड़ी टफ हो या फिर हल्की मिट्टी ना हो तो बालू मिलाते हैं और उसको मिला के पूरा मिट्टी से भर देते हैं और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी 1 किलो पर थाला के हिसाब से डालते हैं, जिससे कि उसको
प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर या उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। इसके बाद उसमें हल्की सिंचाई हम इस कर देते हैं। हल्की सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि वो सही से उसको लीच डाउन हो जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन होकर उसकी जड़ों में जा सके और अच्छी पैदावार मिल सके। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि अगर घास के ऊपर घास निकल रहा है तो एक इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी निकाई गुड़ाई कर देते हैं। ये निकाई गुड़ाई हम तब करते हैं जब इसमें सही से पानी की नमी, पानी की जो मात्रा है वो मतलब देखें कि थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, ये नहीं कि नमी ज़्यादा है उसी में निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। और निकाई गुड़ाई करने के बाद इसमें एक काम और करते हैं जो हमारे इसमें आने वाले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है लाल भृंग कीट, जिसको बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। ये जो रेड पंपकिन बीटल है ये हमारे पौधों की जड़ों में भी हानिकारक होता है, जो लतर वर्गीय सब्जियां हैं, और इसके फल के लिए भी और इसके तनाव के लिए भी। तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम माइकोबिग्लूटानिल 1 ml या फिर 1 ml पर लीटर के पानी के हिसाब से डाल के इसका हम स्प्रे करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि गोबर, वो भी गाय की गोबर का राख में केरोसिन ऑयल मिला के हम सुबह के टाइम में इस छिड़काव कर देते हैं पत्तियों पे, ताकि जो इसके वयस्क कीट हैं उसके पत्तियों को ना खाएं। और इसके नीचे जड़ों को अगर जो हानि पहुंचाते हैं, इसके जो शिशु होते हैं, उसको रोकने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास का 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सारे जड़ों के पास में हम एप्लीकेशन कर देते पर थाले में, ताकि इसके जड़ों को वो हानि ना पहुंचाए। और अगर इसके वयस्क को रोकना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नाग एक दवा आती है जो साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफास का एक संयुक्त मिश्रण होता है, उसका 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे इसको रोका जा सकता है और बचाव किया जा सकता है। इसमें हम ये जो नीम की खली इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पौधों की जड़ों में निमेटोड्स लगते हैं, वो निमेटोड्स मोस्टली पुराने खेतों में लगते हैं, जो 1 या 2 साल से पुराने हो चुके होते हैं, उसी को हम लगातार प्रयोग करते हैं। उसको रोकने के लिए इसमें हम नीम की खल्ली का उपयोग करते हैं। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। किसान भाइयों को ये भी इसमें देखना है कि इस समय धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, तो किसान भाई लगातार अपने खेतों में भ्रमण करते रहे और देखें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उस खेतों में प्रॉपर नमी नहीं है, तो उसके हिसाब से हम उसमें पानी देते रहते हैं। तो इस समय टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तो 7 से 8 दिन के अंतराल पे हम पानी दे सकते हैं, जिससे कि खेत में जो पौधे हैं उसकी अच्छी तरह से बढ़वार हो सके और अच्छी उपज किसानों को मिल सके, जिससे उनके उपज बढ़ने के साथ साथ उनके इनकम में भी वृद्धि हो सके। फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं, तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए, ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। लताओं को मचान पर सुतली के सहारे चढ़ाना चाहिए। मचान मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में गिरने न पाए। परवल की खेती में एक और इंसेक्ट लगता है, जिसको हम फ्रूट फ्लाई या फिर फल मक्खी बोलते हैं। फल मक्खी हमारे फलों को डैमेज करती है, उस फलों को छेद करके घुस जाती है और फल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसको रोकने के लिए हमको डाइमेथोएट 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि फल मक्खी को रोका जा सके। मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां।
पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी तेजी से बदल रहा है और ये जरूरी भी है, क्योंकि बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों से किसानों को गुजरना होता है और ये काफी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा किसानों को आमदनी में इजाफा करने की नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं दूधिया मशरूम को उगाने की तकनीक के बारे में, जिसे किसान खेतीबाड़ी के साथ करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में आप ऑयस्टर और बटन की खेती तो बहुतायत में कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफ सीजन होता है मशरूम का, जो गर्मी का समय होता है, उस समय के लिए आप मिल्की मशरूम या गर्मा मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एवं आपको बता दें कि विश्व मशरूम परिवार जो है उसमें मिल्की मशरूम को भारत के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है और यह काफ़ी सफल है। तो बटन मशरूम के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम के तरह ही मिल्की मशरूम देखने में आकर्षक उजला होता है और इसका स्वाद भी मांसल होता है, लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसकी खेती आप अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं, जबकि बटन मशरूम का आप एक ही फसल ले सकते हैं। अक्टूबर में सितंबर से लेके आप मिड फरवरी तक जो आपका इसका कंपोस्ट बनाएंगे और लगभग आपका दिसंबर से क्रॉप आना शुरू होता है। तो यह इसका क्रॉपिंग पीरियड काफ़ी कम होता है। लेकिन आप यदि मिल्की की खेती करते हैं तो यह आपका मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक आप इसके फसल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका 28 डिग्री से 38 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। और नमी 80 से 85-90% तक नमी उस कमरे में रहना चाहिए, तो आपकी इसकी खेती सुगमता से होगी। तो आप आइए आज हम जानें कि कैसे हम मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे आप ऑयस्टर मशरूम की खेती करते थे उसी तरह से आपका मिल्की मशरूम की खेती बहुत ही आसान है। थोड़ा सा उसमें हम तकनीकी उसमें केसिंग करते हैं जो कि मिल्की ऑयस्टर मशरूम से थोड़ा अलग है। केसिंग मिश्रण केसिंग करने के 1 सप्ताह पहले तैयार करते हैं। केसिंग मिश्रण तैयार करने के लिए 3 से 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 से 4 भाग बालू मिट्टी को मिलाएं। अब इस मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाएं और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कृषि अवशेष लेते हैं वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई की वो कुट्टी या जो भूसा हो वो होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम लोग अन्य मशरूम की जैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए करते हैं कि पहले स्टरलाइज करते हैं, उसी तरह से आप इसके में भी पहले स्टरलाइज करेंगे। जो भी आप कृषि अवशेष लेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए आप सब गर्म पानी विधि से उपचार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि भीगे हुए भूसे को खौलते पानी में 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रखते हैं। घरेलू स्तर पे आप इसको रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक उपचार में आप बेविस्टिन और या कार्बनडाजिम और फॉर्मलिन का उपयोग कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में आप 125 ml फॉर्मलिन डालेंगे और 10 ग्राम बेविस्टिन डालेंगे और इस घोल में आप लगभग 15 kg जो कृषि अवशेष है 15 kg कृषि अवशेष को 15 से 16 घंटे तक भिगो दें। भिगोने के बाद फिर हम उसको छाया में फैला करके उसकी नमी की जांच करते हैं, जैसा कि आप ऑयस्टर मशरूम में भी करते थे। और आप जब आपकी नमी सही हो, नमी की जांच इस प्रकार करेंगे कि हमारे मुट्ठी में लेकर जब कृषि अवशेष को हम दबाएंगे तो उससे पानी नहीं चुए, लेकिन हथेली में आपको लगे कि पानी का एहसास हो, उसमें पानी हल्का दिखे, तब समझिए आपका इसमें नमी सही है। फिर इसमें हम लोग बिजाई करते हैं। इसमें बिजाई करने के लिए प्रति 1 kg सूखे भूसा में 120 ग्राम हम बीज लेते हैं और बिजाई करने के लिए आधा
बीज को हम पूरे जो कृषि अवशेष भूसा पुआल कुट्टी जो भी आप लिए हैं उसमें आधा बीज को, जैसे 120 ग्राम है तो 60 ग्राम बीज को पूरे भूसे में मिला देंगे और 60 ग्राम बीज को परतदार विधि, जैसे कि आप ऑयस्टर मशरूम की खेती में परतदार विधि लगाते थे कि साइड से बीज देते थे, फिर भूसे का लेयर देते थे, फिर बीज देते थे, उसी तरह से परतदार विधि से आप इसकी बिजाई करेंगे। बिजाई करने के बाद हम इसे कमरे में रख देते हैं और इसको आप कमरे में आप आराम मचान बना के रख सकते हैं या फिर हैंगिंग कर सकते हैं, रस्सी के सहायता से सिक्का बना के उसमें टांग के रख सकते हैं। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिन में आपका उसमें देखिएगा कि माइसेलियम रन कर गया है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जब हम बिजाई करते हैं तो ऑयस्टर मशरूम जैसे हम बैग को बंद करते थे, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बैग को बंद कर दें या फिर उसमें एक ये अखबार है, अखबार को उसके साइज का काट करके उस पर डाल दें और उस पर हल्का हल्का नमी भी दे सकते हैं, या फिर उसको ऊपर से मुंह बंद कर सकते हैं। यदि मुंह हम बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि बीच से, जैसे बैग जो है बैग को बीच से काट करके फिर उसको हम 2 बैग बना सकते हैं, या फिर जिसमें कि आप ऊपर नहीं बंद किया अखबार दिए हैं तो उसमें आप अखबार हटा देंगे 15 से 20 दिन के बीच और उसमें हल्का हल्का फुहारा से नमी देते हैं। केसिंग करने के 24 घंटे पूर्व ही केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटाएं और मिश्रण को बेलचे से उलट पलट दें ताकि फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। इस प्रकार तैयार केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत बीज फैले हुए बैग के मुंह को खोलकर सतह को चौरस कर बिछा देते हैं। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 90% बनाए रखते हैं। लगभग 10 से 12 दिनों में कवक जाल यानी बीज के तंतु केसिंग मिश्रण में फैल जाते हैं। इसके बाद अगला 20 दिन में हमारा लगभग फसल निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग पहली फसल को तोड़ते हैं, फिर 10 से 15 दिन में फिर हमारा दूसरा फसल निकलता है, फिर तीसरा फसल निकलता है। इस तरह मिल्की मशरूम की खेती हम आराम से अप्रैल महीने से लेके सितंबर अक्टूबर तक खेती कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव भर को जिला बांका के सोहन सिंह ने। आपने मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मसाले वाली फसलों में मिर्च एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन मिर्च की फसल में कई प्रकार के रोग देखने में आते हैं जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग अधिक देखने को आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधक किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वह किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं और बीजों की बुआई लो टनल पॉली हाउस में करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग से नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है।
इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधों की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। फलों पर यह रोग पकने की अवस्था में होता है। जब फल लाल होने लगते हैं, उस पर छोटे काले और गोल धब्बे बनते हैं और फल सड़ने लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए, लेकिन बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर फसल से अच्छी उपज की भी प्राप्ति कर सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।